आपने कहा कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। सही है। हम कितना भी रेट देंगे, किसी का जॉब वर्क करते ही नहीं है, नहीं, बैठे रहेंगे, कुछ उसूल होता है। 2009 में लेस की, पेप्सिको की टीम, हल्दीराम्स की टीम बालाजी के मैनेजमेंट को विजिट किया और आप लोगों की प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उनने समझने के आए थे। रोज का 6-7 करोड़ पैकेट बनाना इजी नहीं है। मतलब 1000 मेट्रिक टन आलू, 700-800 मेट्रिक टन अलग अलग दालें, आटा। और आपके एरिया में एक डीलर के पास जाना, चंदू भाई का नंबर है तो क्या है? हर डीलर को जानते हो सर। ये कितनी कंट्रीज में जा रहा है सर? अभी 25 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से हमारा माल बिक रहा है। कोई बेचना नहीं पड़ता, बिकता है। तो मेरा विचार पहले भी ये था, आज भी ये है कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन का विचार ये था बेचना है। तो उसने, लोग कोरोना कर रहे थे, हमने कोरोना में डबल सेल कर लिया। सर, सबसे पहले वेलकम टू व्हाट नेक्स्ट। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। ऑनेस्टली आपकी स्टोरी इटसेल्फ इज़ रिमार्केबल। एक छोटे से जामनगर के विलेज से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ फार्मर। वहाँ से आपने फर्टिलाइज़र का काम चालू किया, वो आपने बंद कर दिया। उसके बाद एक थिएटर में आपने जॉब करी 90 रुपये पे, और वहाँ से वेफर्स की शुरुआत हुई। वेफर्स आपने बनाए और घर घर सप्लाई किया स्कूटर और बाइक पे। और आज बालाजी इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ compete कर रहा है। व्हाट अ जर्नी सर, मतलब इट्स अ इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे लगता है सर आपकी जो जर्नी है ये इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक बिलीफ की स्टोरी है। ये हर उस इंसान के लिए है जो एक टियर 3 सिटी में है या छोटे से गांव में है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बट लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जब वो ये स्टोरी देखेगा, जब कोई भी ऐसा इंसान ये स्टोरी आपको देखेगा, वो इंस्पायर होएगा कि हाँ इनने करा है, मैं भी कर सकता हूँ। सो थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस। आज हम आपके अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ये पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन हमारी जो है, इसमें हम इसको एक मास्टर क्लास बनाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंज्यूमर साइकोलॉजी पे और एक स्केल पे, ताकि ये कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई भी फैमिली बिजनेस ओनर है या कोई भी 20-21 साल का लड़का है, वो इस पॉडकास्ट को देख के अगर वो अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो इससे सीख सके। सही बात बोला आपने। एक इंसान का कर्म और धर्म है, कर्म करते रहो। कर्म की एक्सपीरियंस के आधार पे इंसान इसको बोलते हैं कि समाज तुमको तभी बनाएगा कि समाज को भी तुम कुछ दो। तो समाज ने मेरे को बनाया है, तो मैं हमेशा समाज के लिए तैयार हूँ। आप जैसे अनेक लोग इंडियन वाले हैं, वो मेरे पास लेके समाज को देना चाहते हैं। तो हम, यही हमारा कर्म और धर्म है। हमारे दादाजी ने बोला है, दूसरे की भलाई में तेरी भलाई है। तो हम तो देते रहते हैं। हम तो बोलते हैं कि भगवान ने कोई आदमी बुद्धू नहीं बनाया है और कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है। कुछ में कुछ कम है तो कुछ ज़्यादा है, वो ना हमको, हमारे पेरेंट्स को या हमारे टीचर को पता नहीं है। हमारा जीवन लंबा है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तभी हमारी सुसुख शक्ति है ना वो बाहर आती है। वो मेरे में देखा। मेरे को टीचर बुद्धू बोलते थे, हमारे आम लोग बुद्धू बोलते थे, गरीब बोलते थे, कोई फेरिया बोलते थे, कोई हलवाई बोलते थे। तो उसमें से मेरे को विचार आया, कोई काम छोटा नहीं है। मेरा दादाजी बोलते थे, गांव वालों को मुंह पे
गणना नहीं बांध सकते, उसका मुंह बंद नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। वो तो अपनी तरीके से बोलेंगे, उसका बोल से हमको कुछ सीखना है। जिसने हलवाई बोला, हलवाई तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, हलवाई कोई वैल्यूबल नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई काम वैल्यू अनवैल्यू नहीं है। काम कर्म हिज धर्म, जितना नीचे काम करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। तो मैंने उसने वैल्यू बोला, किसी ने फेरिया बोला, तो उसमें से सीखा कि उसमें क्या करना चाहिए हमको, कि ये बोल रहे हैं तो हमने समय के साथ बदलाव करते गए, एक टीम बनाते गए। तो वैल्यू कब आएगी कि हमारी जो भी चीज़ है वो खरीदने वाले हमारे इंडिया में 20% कस्टमर है, एक 30% है, एक 40% है, ऐसा परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो मैंने सोचा कि 70-80% कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते? वो सीखा कहाँ से कि रिटेलरों ने परेशान की, आम लोगों ने हलवाई बोला, कंदोई बोला। तो मैंने बोला ये तो बिजनेस नहीं है, तो इसको बिजनेस बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस बनाना है तो कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से? लोगों से। लोगों से नेगेटिव बातें की, उसमें से पॉजिटिव कैसे बनाना, ये हमारा एक दिमाग की शक्ति होती है। तो शक्ति किसने दी? एक जो लोगों ने मेरे को हलवाई बोला, जो किसी ने फेरिया बोला, ये रिटेलर कुछ 2-5% थे, उसने मेरे को एक गुरु ज्ञान दिया, सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं, गुरु उसने फेरिया बोला। हाँ हाँ हाँ। तो फेरिया फेरिया बोल रहे हैं, उसको क्या बने कि उसको फेरी करने वाला नहीं हूँ मैं, कोई गरीब नहीं हूँ। मैं छोटा काम करूंगा तो उसमें से समझ आएगी ना। करेक्ट। मैं खुद रिटेलर के पास गया, तब परेशानी आपने देखी कि क्या देखी, तो परेशानी रिटेलर की है, तो हमारा कस्टमर तो कंज्यूमर है। तो पहुंचाया किसने? ये परेशानी ने पहुंचाया ने। बिल्कुल। मैं गांव से यहाँ आया क्यों? अकाल पड़ा। बिल्कुल। 1-2 बिजनेस में फेल हुआ, तब ज्यादा केयर किया ने। जब अकाल पड़ा, यहाँ आया, सप्लायर नहीं मिली। अगर मेरे को चिप्स और नमकीन की सप्लायर मैं पहले नहीं बनाता था, अगर वो दे देते मेरे को तो आप ये तो मैं थोड़ा बनाता। आप बनाते ही नहीं। तो उसने तो सारे समाज ने सिखाया है, तो इसलिए मैं समाज को आपके थ्रू सिखा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। आप पूछते रहिए, समाज के लिए जो लक्ष्य होगा हम आगे रहेंगे, आगे ले जाएंगे समाज के लिए। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो प्राइस सेगमेंट में आप लोग डील करते हैं, जो 5 से 10 रुपए वाला जो कस्टमर है इंडिया का, इसको सबसे टफ कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि इसको क्वालिटी भी चाहिए, इनको क्वांटिटी भी चाहिए, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और पूरी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ पैसा वसूल हुआ है। और इस कंज्यूमर को, इस सेगमेंट को आपने बालाजी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इनफैक्ट मार्केट में ये भी बोलते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज बोलती है दैट बालाजी अंडरस्टूड द इंडियन कंज्यूमर बेटर देन एनी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये आपने इस कंज्यूमर को कैसे समझा? एक कंज्यूमर मीडियम क्लास है, उसके पास पैसा कम है, तो 5 रुपया रखा हमने। एक अमीर कंज्यूमर है, वो ज्यादा नाश्ता खा नहीं सकते, उसके लिए वेट हमने कम किया तो 5 रुपया हो गया। उसके लिए रेट कम किया तो 5 रुपया हो गया, उसके लिए क्वांटिटी कम की तो 5 हो गया। तो दोनों का मास्टरमाइंड हो गया, हमारे साथ आ गए। बिल्कुल। अमीर भी, MNC वाला भी कंपटीशन करते हैं। एक लोकल बंदा के साथ भी हम कंपटीशन करते हैं। तो मेरे पास 70-80% कंज्यूमर आ गए, आहिस्ते आहिस्ते आ गए, ऐसे नहीं आ गया, एक झटके में नहीं आया, धीरे धीरे आ गया, धीरे धीरे आ गया। तो वो कंज्यूमर की ताकत की वजह से हमने थोड़ा थोड़ा सबसे समझाया कि तू ROI में बिजनेस कर, परसेंटेज में मत कर, जो थोड़ा प्रॉफिट आया वो कंज्यूमर को दे दिया हमने। तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हुए, क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट और सर्विस से।
तो सारा एफर्ट लगाया हमने। बट मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे दूसरी कंपनीज हो गई, वो ये चीज़ क्यों नहीं देख पाई, और ये आपने ये चीज़ एकदम इसको नोटिस कैसे कर लिया? देखो, एक हम इंडियन हैं, हम एक ग्रामीण से हैं, हमने बोला हम एक फेरिया थे, हम एक हलवाई थे, तो नीचे से थे, नीचे से जमीन से जुड़े हुए थे। जमीन से जुड़े हुए थे। तो हम जो जमीन से जुड़े हुए हैं ना, वो बात दिल से करेंगे, समझ गए? दिल से मतलब वो समझदारी होगी। एक एमएनसी कंपनी नियमों से चलती है, वो एक सिस्टम से चलती है। यहाँ सारे लोग कोई डिसीजन मेकर नहीं होता, वो एक नियम बना हुआ होता है, हायरार्की होती है, बहुत सारी बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने देखा है, हम पूछते हैं, एक डीलर एमएनसी का है, एक बालाजी का, आप भी पूछो अपने एरिया में, तो एमएनसी काम ज्यादा करवाती है तभी कमीशन मिलता है, और यहाँ का सिस्टम इजी है, तो हम फ्री रहते हैं, तो हम एफर्ट सेल में लगाते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट बनाते रहो, पेपर तो वर्किंग वहाँ पेपर वर्किंग ज्यादा है। और हमारे गांव में पेपर वर्किंग नहीं था, हमारे पास चौपड़ी का ज्ञान नहीं है, हमारे पास पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे पास संस्कार है, तो हमने वो रखा। मेरे दादाजी बोलते हैं, जो किसान फसल बनाते हैं वो रेट दूसरे लोग तय करते हैं, तो हमने रेट करना मना कर दिया हमारे परचेसर को। हमने वो बोले पैसा भी लेट से मिलता है, तो पैसा हम नियम से दे देते हैं, उसके नियम से, हमारे नियम से नहीं, टाइम पे। तो वो सारा हमारे जो पूर्वजों की जो संस्कारिता थी, उसकी जो खोपड़ी का था, वो डेटा हमारे में ट्रांसफर हुआ है। फिर हमारे पास किताबों का भी ज्ञान है, न्यू जनरेशन किताब वाली भी आ गई। तो हमारे पास दो शक्तियां हैं, एमएनसी है, उसके पास एक नेचुरल देसी टेस्ट नहीं है, और इंडियन देसी टेस्ट आज वर्ल्ड में पसंद करते हैं। बिल्कुल। मैं बोलूँ, राजस्थान एक ट्रेडिशनल राज्य है, बिल्कुल, तो आप राजस्थानी कुक पूरे वर्ल्ड में नाम है, बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट के वो लिए, ट्रेडिशन के ट्रेडिशनल लिए। पकड़ के रखा है। बिल्कुल। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास चिप्स भी है, एक्सट्रूजन प्रोडक्ट भी है, वेस्टर्न प्रोडक्ट भी है, और हमारे पास मुरमुरा, सेव भुजिया, पीनट भुजिया, ये सारी चीजें हैं। हमारे पास चेवड़ा भी है, मिक्सर भी है। तो दो शक्ति के कारण हमारे सामने एमएनसी नहीं टिक पाएगी। हम इंडियन हैं, हम गुजराती भी हैं। सर, आपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे से समझा है। कंज्यूमर एक्चुअली बाय क्या करता है, मतलब टेस्ट बाय करता है, ट्रस्ट बाय करता है, या प्राइसिंग है, या उसकी एक हैबिट बन जाती है कि अब बालाजी खाया है तो अब बस बालाजी का टेस्ट जम रहा है? क्या देखो, कंज्यूमर में सब कुछ है। हाँ, कंज्यूमर एक दिखाता है मैं क्या खा रहा हूँ, हाँ, एक टेस्ट के लिए खाता है, एक पेट भरने के लिए खाता है। तो काफी चीजें होती है। एक स्टोन से पार बनती है, ये पार के बाद बूंद बूंद से एक सागर बनता है। तो सारा 51 इयर्स का एक्सपीरियंस हमारे पास है। बिल्कुल। तो उसमें सब कुछ होता है। बट जैसे आपके पास 51 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आज के जो कंज्यूमर है और जो 10 साल पहले के कंज्यूमर थे, 15 साल, 20 साल, आपने मतलब पूरी एक डेकेड आपने देखा है कंज्यूमर को चेंज होते हुए, उनकी डिमांड चेंज होते हुए। 100%। तो क्या चेंजेस है? मैं कैंटीन में बेचता था, हाँ, तब 10% 5% अमीर लोग ही नमकीन खाते थे। मेरे गांव में 25 या 30 इयर्स पहले एक पैकेट कोई खरीदता नहीं थी मेरे गांव में। आज मेरे गांव में जो फरसाण की दुकान है, इससे ज्यादा पैकेट में ज्यादा खाया जाता है। पहले लोग पैकेट में नहीं समझते थे, लेकिन कंज्यूमर थोड़ा हमारे पास आए, ग्राम्य में थोड़ा परचेस पावर बढ़ा, और हम थोड़ा ग्राम्य की तरफ गए, तो दोनों का मिलन हो गया। रूरल एरिया में हमारी रूरल वाली ताकत बन गई।
मेजर आप लोगों ने स्टार्ट तो रूरल से ही किया था, गांव जो छोटे छोटे शहर जहाँ बड़ी कंपनी नहीं पहुंच देखो पा रही। राजकोट मानो तो आज 50 साल पहले रूरल जैसा ही था। रूरल जैसे ही था बिल्कुल। तो 50 साल पहले हमने ये बेच रहे थे, तो बोला ये क्या बेच रहा है तू? मैंने बोला ये चिप्स। तो कि ये तो थोड़ी ऐसे तो खाने के साथ या कोई उपवास है तभी खाई खाए जाते हैं ऐसे बोलते थोड़ी ना, थे। स्नैक्स थोड़ी ना ये आज जो स्नैक्स हो गया एक। हाँ आज सारे लोग खाते हैं। पहले घर में बैठते थे लोग, आज बाहर काम पे जा रहे हैं। आज समय नहीं है, किसी को पहुंचने का समय नहीं है, तो इजी मनी वो भूख मिटा सकते हैं। हम नाश्ता बना रहे हैं, फूड नहीं, नाश्ता तो उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और सारी चीज़ें हम बनाते हैं, हर राज्य के लिए बना रहे हैं, हर लोगों के लिए बना रहे हैं। आपको अगर खाना नहीं मिला, मूंग दाल खा लो, तो खाने की तरह उसको सपोर्ट करेगा। नो डाउट नाश्ता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, तो ये बहुत जेब भी खाली नहीं करेगा और पेट पे भी भारी नहीं पड़ेगा। तो इजी चलते फिरते नाश्ता मिल जाए और पड़ा रहे तो फेंकना ना पड़े। एक्चुअली सर हर जगह आज मैं खुद भी राजस्थान से हूँ, तो मैंने बालाजी अब तो बड़ी सिटीज़ में भी दिखने लग गया है, हर जगह दिखता है। पर आज के 10 साल पहले सिचुएशन अलग थी। पहले छोटे छोटे शहरों में ज़्यादा था, गांव में ज़्यादा था, विलेजेस में ज़्यादा था, टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा था, बड़ी शॉप्स पे ज़्यादा नहीं दिखता था। बट अब वो सिचुएशन चेंज हुई है पिछले 5 सालों में। ऐसा रियलिटी में भी है या ये गलत? नहीं, रियलिटी में है। हाँ। क्योंकि क्या रीज़न है इसके पीछे? हम गांव से हैं, हाँ तो इधर से चलते 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 आगे बढ़ते गए। और राजकोट छोटा सिटी है, तो सौराष्ट्र मतलब 100 ग्राम ये ज़्यादा है। फिर हम अहमदाबाद में गए, वहाँ कंपटीशन की। फिर हम आगे गुजरात में पूरा किया, फिर हम रोड मुंबई मैप क्या गए। था सर? आप लोग राजकोट से पहले कहाँ, पहले गुजरात? राजकोट से पहले राजकोट के आसपास में गए। आसपास मतलब गोंडल है, जामनगर है, भावनगर है, जूनागढ़ है। गुजरात के जितने गुजरात में सौराष्ट्र में किया, फिर गुजरात गया, अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से बड़ौदा आया, बड़ौदा से सूरत आया, सूरत से मुंबई आया। जब मुंबई में गए तब एमएनसी से टक्कर हुई, तो वहाँ उसकी तरह सीखा हमने। जहाँ जहाँ आगे बढ़ते गए वहाँ वहाँ उसकी एक एक प्रोडक्ट देते गए, और सबके साथ हमने कंपटीशन किया। कोई घटियाबाजी से नहीं, किसी को टारगेट देके नहीं, कोई स्कीम देके नहीं। ओके। हमने स्लोली काम किया कि भाई इसको क्या चाहिए, उसको कौन सी चीज़ चाहिए। हम 4 प्रोडक्ट बनाते थे, आज 65 प्रोडक्ट बनाने लगे, क्योंकि वहाँ मार्केट ने सिखाया। अभी देखो हम कलकत्ता गए तो जाल मुड़ी नहीं दी, तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग हम समझते हैं कंज्यूमर को। हम कलकत्ता से नहीं है, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस तो हुआ ना हमको। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने जालमुड़ी खाई, उसके अगले दिन ही हर जगह बालाजी की जालमुड़ी फेमस हो चुकी थी सोशल मीडिया पे। उसको बोलते हैं सच्चे गुजराती के जो मौके पे चौका मारे। हम बिजनेसमैन से ज्यादा इंसानियत में जानते हैं, तो हर इंसान को क्या चाहिए। बट किसका डिसीजन था सर ये कि डिसीजन देखो, डिसीजन हमारी नेक्स्ट जनरेशन का होता है। इसके नीचे एक टीम है। मैं तो तुम्हारे जैसे समाज के लिए मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैंने समय पे जो स्पीड चलाने वाली, स्पीड से निर्णय लेने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, वो टीम है। इसके नीचे एक R&D टीम है, वो निर्णय लेती है। वो मेरे को पूछ के काम करेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। वो बिना पूछे वो ही कर लेते हैं, और वही जाल मोड़ी का एक निर्णय है। लेकिन नाम तो किसका आया? चंदू भाई का आया। तो भाई चंदू भाई थोड़ा सब कुछ करेगा। ये टीम के जिम्मेदारी देना सीखो। तो अभी रिजल्ट कैसा है सर, वो जालमुड़ी का जो अभी 10 दिन आज तक का जो नहीं आया, इतनी शॉर्टेज चल रही है। पूरे इंडिया इतना बड़ा है, तो जल्दी तो नहीं रॉ मटेरियल मिलेगा, नहीं मसाला मिलेगा, नहीं पैकिंग बनेगा। अगर कोई 5 रुपये का खाली पैकेट रेती का भरना चाहे तो भी नहीं पहुंचा सकेगा। इतनी डिमांड है?
नहीं मतलब नहीं, इतनी इतना shortage है। पैकेट बनाना, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सब कुछ चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज एक पैकेट लेने वाला 10 पैकेट ले लेगा तो सबके पास नहीं जाएगा। और इंडिया की एक टेंडेंसी है, तो थोड़ी मुश्किल वाली भी चीज है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सब जगह पहुंच जाएगी। थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा। और ये कोई नाश्ता है, 10-10 पैकेट खरीदना बंद कर दो, एक एक खरीदो तो सबको मिलेगा। सर इंडिया में पिछले 5 साल में एक स्टार्टअप का ट्रेंड और एक लहर आई है स्टार्टअप की। हर 22 साल का 25 साल का लड़का खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहता है। बहुत सारे लोग FMCG के प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इजीली अवेलेबल है, ब्रांड एजेंसीज मिल जाती है, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो प्रोडक्ट को एक बार रीच मिल जाती है, एक बार नज़रों में आ जाता है प्रोडक्ट। बट वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है कि 1 साल के लिए हाँ ये प्रोडक्ट दिखा, बट 12th मंथ 12वें महीने में वो दिखेगा नहीं कहीं। तो इसका रीज़न क्या है आपके हिसाब से? ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या फाउंडर टेक्निकलिटी नहीं समझ पा रहा है, कैश फ्लो नहीं समझ पा रहा है, या प्रोडक्शन नहीं समझ पा रहा है, एफिशिएंसी नहीं समझ पा रहा है? कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्यों होता है ऐसा? प्रॉब्लम इसलिए आती है कि पूरा एक्सपीरियंस करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ी डिमांड जाती है समझ लो, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि वहाँ सीधा कलकत्ता नहीं पहुँचाएंगे, पहले यहाँ नज़दीक से हम जाल मूड़ी देंगे। सीधा कलकत्ता पहुँच जाएंगे तो नुकसान होगा। तो पहले हम रीजन से शुरू करते करते समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो कोई रिस्क नहीं होगा। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। रिस्क होगा तो दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए। आदमी जल्दी में क्या है, दिमाग तक पहुंच जाता है। आज की जनरेशन दिमाग में जल्दी ले लेती है। दिमाग में मत लो, थोड़ा पेशेंस से चलो। 5 लोगों को पूछो और अपने डिसीजन मेकर बनो। उसको तो बोलते हैं लीडर। मैं समझा नहीं, मैं आप बोले दिमाग में जल्दी ले लेती है मतलब? जल्दी ले लेते हैं, मतलब एक डिमांड आ गई, डिसीजन फास्ट ले लिया। हाँ। बिना पूछे। ओके। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूर मत जाओ, दूर चले जाने से खर्चा बढ़ जाएगा। तो पहले रीजन से मार्केट सराउंडिंग करते जाओ, स्लोली चलो। जो हमारे एक स्टोरी आती थी, कछुआ खरगोश, तो वो स्टोरी खाली पढ़ने के लिए नहीं थे, जीवन में उतारने के लिए होती है। अब मेरे को पता चला। तो वो सारा पैशन से काम करोगे, ध्येय से काम करोगे, इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, एक ब्रांड के लिए करो, एक पैशन के लिए करो, एक जीवन के लिए करो, तो समझ आ जाएगी। पहले समझो, सबको समझ के करोगे और सबको लगेगा कि आप समझ रहे हैं, तो आपको टीम वर्क भी अच्छी मिलेगी। तो एक कोई ऐसी मेट्रिक बिजनेस की जो हर एक बिजनेस ओनर को देखनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या FMCG हो, टेक्सटाइल हो या हॉस्पिटैलिटी हो, कोई भी एनी XYZ इंडस्ट्री, एक ऐसी मेट्रिक जो सबको देखनी चाहिए? फेल क्यों हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी बढ़ जाता है बिजनेस और खर्चा बढ़ा देते हैं, और खर्चा बढ़ाने से जो बिजनेस इतना नहीं बढ़ेगा, तो वो खर्चा बिजनेस को दबा देता है। तो सारा कैलकुलेशन कब होगा? थोड़ा पैशन से काम करेंगे, समझदारी से करेंगे, तो सारी समझ आते आते कोई गलतियां कम होगी। तो ये गलतियां छोटी मोटी होगी, वो कंपनी सर्वाइव कर लेगी। आप ऐसा कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चे हैं, उनको आप लिमिटेड रखिए। हाँ, और आप अपनी सेल पे फोकस हाँ। ज़्यादा करें। अपने खर्चों को कम करके आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं कम खर्चों में। आज एक मतलब लोकल एक फैमिली बिजनेस तभी मल्टीनेशनल से जीत सकता है। तभी जीत सकता है। आपको प्रॉफिट है या नहीं है समझ लो, लेकिन आपका सेल है, सेल के कारण आपका खर्चा कम होगा। खर्चा कम कैसे करना है? कोई ऐसे कम नहीं करना है, आपको सेल बढ़ाने से खर्चा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाए तो होने दो, लेकिन सेल बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल बढ़ गया तो थोड़ा भी प्रॉफिट बढ़ा दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ROI में, परसेंटेज में नहीं। बिल्कुल। सर आज
सारे फाउंडर्स बोलते हैं, सबको, हर फाउंडर को इंडिया का नेक्स्ट बिग ब्रांड बनाना है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से इंडिया में अगर कोई एफएमसीजी ब्रांड बनाना चाहता है, बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है, तो ब्रांडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो, पहले प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1। सर वो तो प्रोडक्ट तो अच्छा रखना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, कई बार प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकिंग अच्छा होता है, पैकिंग से ज़्यादा पब्लिसिटी अच्छी होती है। देखो, हमारी पब्लिसिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी। हमारा पैकिंग से अच्छा प्रोडक्ट होगा। पैकिंग दिखने में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मजबूताई में अच्छा होगा, बाहर की असर कम होगी, डैमेज जल्दी नहीं होगा, एक्सपायर डैमेज, बाहर का वातावरण का असर कम होगा। मॉइस्चर वो हमने वो काम किया। दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर जो असर नहीं करेगा बाहर का क्लाइमेट, वो हमारे पैकिंग में है। फिर हमारी सर्विस अच्छी है। नहीं, कोई भी आज नया फाउंडर है सपोज, तो फर्स्ट तो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, नंबर 1 प्रोडक्ट, बिल्कुल ये तो है। उसके बाद आदमी अच्छा होना चाहिए। फिर कपड़ा मतलब टेस्ट, पैकेजिंग, टेस्ट, ओके, टेस्ट, कपड़ा मतलब पैकिंग। पैकिंग, दूसरा आता है सर्विस। तीसरा आता है रिटेलर और कंज्यूमर को समझना। चौथा आता है डिलीवरी मैन को समझना, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब, हाँ, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, कहाँ खर्चा कम हो सकता है। हम कभी अगर कंज्यूमर से प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम परचेस, प्रोसेस, डिलीवरी या मास करके खर्चा कम करेंगे, तो हमारी ब्रांड आगे बढ़ने का 100% चांस है। हमारे साथ कंज्यूमर ज्यादा आएगा, तभी ब्रांड बनेगी। सबसे बड़ी ब्रांड जिसके साथ ज्यादा लोग हैं, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत लोग नहीं कर पाएंगे तो जल्दी वो हमारा बिजनेस दूसरे लोग नहीं ले जा सकेंगे। तो हमारे साथ ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए, तभी हमारी ब्रांड बड़ी बनेगी, ताकतवर बनेगी। कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचना भी तो चाहिए सर, मेजर प्रॉब्लम वो वो है ना। सीखा ने हमने, हमको कोई जल्दी नहीं थी। 25 साल बाद थोड़ी ब्रांड बनी। फिर 2 साल पहले ब्रांड क्या थी, 4 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी, आज क्या है। आने वाले 5 साल में लोग ही बताएंगे यहाँ पहुंच सकती है, मैं नहीं। अगर कोई आज तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो ही बता सकते हैं कि 5 साल बाद बालाजी कहाँ ब्रांड पहुंचेगी। तो ऐसा एक रेशियो बन गया ना, ऐसी एक टीम बन गई ना, ऐसे कंज्यूमर को विश्वास आ गया। पर जैसे आप बोल रहे हो, एक रिटेलर के पास सर, एफएमसीजी रिटेलर, एक जनरल स्टोर, उसके पास 15-20 प्रोडक्ट होते हैं, 15-20 चिप्स के अलग अलग ब्रांड्स की कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं जो उसकी शेल्फ में वहाँ कैटेगरी में दिखते हैं। ऐसे में इनिशियल में बालाजी ने रिटेलर को कैसे कन्विंस किया कि यार तेरी शेल्फ में लेस के पास में बालाजी का प्रोडक्ट भी रख? रिटेलर को कन्विंस नहीं किया, मजबूर किया कि हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है। आज तुम एक डिपार्टमेंट स्टोर खोलोगे, तो अगर बालाजी को नहीं रखोगे तो बालाजी का कंज्यूमर तो आपके पास नहीं आएगा। बालाजी का कंज्यूमर ज्यादा है, कंज्यूमर आएगा तुम्हारे स्टोर पे, वो 5 चीज और खरीद के ले जाएगा। तो आप किसके ताकत पे तुम डिपार्टमेंट स्टोर बनाओगे? कंज्यूमर के आधार पे। तो आप नहीं ये देखो कि किसके पास ज्यादा कंज्यूमर है, तो मजबूर होना पड़ेगा। बट डे 1 पे ऐसा नहीं हुआ ना सर? नहीं, पहले नहीं होता था। पहले डे 1 पे पहले रिटेलर परेशान करते थे, उसमें से हमने सीखा कि कंज्यूमर तो पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी देनी है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। वो सब किया हमने, और उसमें भी फंस के भी उसमें भी सीखा हमने। फंसेंगे तभी तो सीखेंगे ना। कैसे फंसे? जैसे हम रिटेलर हमको परेशान करते थे, तो हमको याद दिलाया कि हमारा कंज्यूमर तो जो कंज्यूम करता है वो हमारा कस्टमर है। पहले हम समझते थे दुकानदार हमारे कस्टमर है, तो हमको विचार आया कि उसको क्वालिटी देनी पड़ेगी, तभी कंज्यूमर हमारे पास आएगा। उसको रेट देना पड़ेगा, तभी कंज्यूमर हमारे पास आएगा। तो हम
ऑटोमेटिक डाला, उसमें फंस गए। तो उसमें फंस के हमने सीखा, प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए, समझ गए। तो फंसते फंसते सीखते गए, लेकिन फंसे कैलकुलेशन में, ऐसे फंस गए तो दिमाग से नहीं, दिमाग है जो लॉस बेयर कर सकते थे उतना बेयर ही कर फंस सकते थे, हमारा माइंड। हाँ 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 समझो, वही चीज लोग बोलते हैं हम रोड पे आ गए। हाँ लोग कोरोना कोरोना कर रहे थे, हमने कोरोना में डबल सेल कर लिया, देख लेना। हमने अलग तरीके से काम किया। क्या था सर, थोड़ा बहुत तभी सरकार ने बोला आधे आदमी से काम करो, तो लोगों ने आधा बिजनेस कर दिया, हमने रोबोट डाल दिया। अच्छा, रोबोट मतलब जो कार्टून माल बनता है ऑटोमेटिक, हाँ 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 लेकिन कार्टून छोटी छोटी जो इतनी इतनी 12-15 पैकेट की लड़ी होती है, ऐसे आदमी डाल सकता है। हाँ सही बात है। वो पहली बार वर्ल्ड में हमने उसका रोबोट बनाया, वर्ल्ड में पहली बार। पैकेजिंग के लिए आपने मतलब एकदम रोबोट से ऑटोमाइजेशन हाँ, किया। तो लोगों ने 50% कर दिया, हमने उसका भार हमने झेल लिया, उसका माल हमने देना शुरू कर दिया। तो वो बोलते हैं ने, समय को समझो, समय ऊपर नीचे आता रहता है, दिमाग में मत चढ़ाओ। दिमाग में मत चढ़ाओ। आज बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि बालाजी वेफर्स इज नाउ बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर टू लेज इन इंडिया। सबसे बड़ा इंडिया को जो पेप्सी को लेस है, उनको सबसे बड़ा चैलेंजर बालाजी वेफर्स है। तो आप कॉम्पिटिटर को देखकर स्ट्रेटेजी चेंज करते हो या कंज्यूमर को देखकर स्ट्रेटेजी बनाते हो? हम कंज्यूमर देख के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कॉम्पिटिटर को देख के नहीं बनाते। कोई कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैंने क्या बोला कि एक कंज्यूमर को जेब में भारी पड़ता है, एक कंज्यूमर को पेट में भारी पड़ता है, तो दोनों हमारे पास आना चाहिए। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको ज्यादा खा नहीं सकते, तो उसके लिए वेट कम है। और जो कंज्यूमर को जेब में भारी पड़ता है उसके लिए रेट कम है। तो सारे कंज्यूमर को चाहते हुए समझते हुए हमने ये रेट रखा। तो कंज्यूमर हमारे पास आ गए, फिर दुकानदार को मजबूर हमारे पास आना पड़ा, फिर हमारे पास डीलर भी हमको इजी मिल जाता है, फिर हमारे सप्लायर को इजी मिल जाता है, प्रोसेस करने वाली टीम भी, R&D वाली सारी टीम बन जाती है। हम किसी को ना टारगेट देते हैं, ना कोई सेल्स वगैरह का सेल्स के लिए डिस्काउंट देते हैं, फिर भी हम पूरे इंडिया में ग्रोथ में नंबर 1 है। क्योंकि हम सबको समझदारी के साथ एक टीम वर्क से आगे बढ़ रहे हैं, सबको सेटिस्फाई करके आगे ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, दावा नहीं होगा कि सारे लोग सेटिस्फाई होंगे। हमारा तो कोशिश है, कोई दावा तो नहीं है। करेक्ट सर। एक आज के 5 साल पहले 6 साल पहले तक मल्टीनेशनल ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट आते थे उनको अच्छी क्वालिटी माना जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैकेजिंग, कि ये बाहर का ब्रांड है तो इसकी क्वालिटी अच्छी ही होएगी। और इंडियन ब्रांड्स को ऐसे देखते थे कि यार क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी। बट ये माइंडसेट आज चेंज हो रहा है। पिछले 4-5 साल से देखा गया है कि रीजनल लोकल ब्रांड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन टू मल्टीनेशनल ब्रांड्स। जैसे दावत हो गया, हमारा डायमंड हो गया, गोपाल हो गया, लोकल जो ब्रांड्स आ रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या रीज़न है सर, ये क्या कंज्यूमर में क्या शिफ्ट हुआ है? देखो, ये लोकल आदमी लोकल को समझता है, लोकल टेस्ट को समझता है। एक MNC कंपनी है, वो एक इंटरनेशनल टेस्ट से चलती है, तो वो रीजन नहीं, बट कंज्यूमर के माइंडसेट में क्या चेंज हुआ है 5 साल में? क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले भी आ रहा था। वो तो तुम भी खाओगे, हाँ। एक MNC की चिप्स और बालाजी जी की चिप्स, तो आपको फर्क लगेगा। तो हमेशा टेस्ट की बात करें तो इंडियन टेस्ट पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है, लेकिन इंडियन कोई इतनी MNC जैसी प्रोडक्ट तो नहीं बना सके वर्ल्ड में कि इंडियन प्रोडक्ट पसंद है। लेकिन खाने की चीज में तो है ही, पहले थी, टेस्ट पसंद था।
लेकिन आज हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारा जो सरकारें है वो इच्छुक है, क्या उसको सपोर्ट चाहिए, क्या वातावरण चाहिए, उसको वातावरण मिलता है। तो आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें सपोर्टेड इंडिया में बन रही है। इंडिया में बुद्धिधन तो है, लेकिन थोड़ी पैशन कम थी, थोड़ी सरकारें बदलती रहती थी, तो सारी चीज़ों का एक वातावरण बनता रहा है। और एक इंडियन देश ऐसा है कि बहुत खाली है प्रगति में, तो सबको मौका मिलता है। तो वो आज लोग, न्यू जनरेशन आने लगी, टेक्नोलॉजी मिलने लगी, तो उसी के कारण आज मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया बनने लगा है। तो सारी चीज़ें, न्यू एजुकेशन आ रहे हैं, सरकार सपोर्टेड आ रही है, तो वो तो बनेगा ही। ये फैक्ट है, मतलब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल पहले तक एक ये माइंडसेट था, पर ये चेंज हो रहा है, ये रियलिटी है। हाँ हाँ, रियलिटी है। आज हमारी प्रोडक्ट विदेश में भी बिकने लगी, पहले नहीं बिकती थी, पहले प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम काफ़ी था, टेस्ट में प्रॉब्लम था, लाइफ में प्रॉब्लम था। तो वो सारी चीजें समझदारी होनी चाहिए ना, तो चलेगा। पैशन होना चाहिए इसके अभी लिए। कितनी कंट्रीज में जा रहा है सर? अभी 25 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और अच्छी तरह से हमारा माल बिक रहा है, कोई बेचना नहीं पड़ता, बिकता है। जैसे इंडिया में बिकता है वो उसी तरह वहाँ बिकता है। तो वो एक हमने नस पकड़ ली कंज्यूमर की, सब जगह कंज्यूमर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। बाहर भी जब एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे भी, जैसे इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं या सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं, बाहर किस तरीके से वर्किंग होती है? वहाँ थोड़ी अलग होती है। जैसे यहाँ देखो, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो माल पहुँचाता है। इंडिया से बाहर डायरेक्ट हम भेजते हैं, डायरेक्ट आप लोग भेजते हैं? डायरेक्ट हम, एजेंट बीच में नहीं होता? बीच में कोई नहीं होता। तो क्योंकि अभी यहाँ सेल ज़्यादा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट भेज रहे हैं। क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, कुछ सालों तक संभालना पड़ेगा उसको। इसके बाद हम एक गाड़ी एकदम सेल में चली गई है, जब वहाँ हम फैक्ट्री डालेंगे बाहर, तभी ये नियम लागू पड़ेगा। अभी इंडिया में फैक्ट्री है, वो नियम इंडिया में लागू पड़ेगा। एब्रॉड में हम फैक्ट्री डालेंगे तभी ये यहाँ का नियम जो है वो नियम लागू पड़ेगा। अभी वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको ही साथ में रहना पड़ेगा। सारी चीज़ आप लोग ही देखते हैं वहाँ पे? वेयर हाउस बनाए हुए हैं वहाँ पे या किस तरीके से? नहीं, वो वेयर हाउस कैसे बनाना, और डीलर को हम गाइड करते हैं, डिलीवरी कैसे करना है, और वो डायरेक्ट गाइड आप लोग करते हो? डायरेक्ट करते हैं। आने वाले साल में समय के साथ सेल बदलेगा, समय बदलेगा, नियम बदलता जाएगा। आज आप इंडिया के एफएमसीजी कंजम्पशन को बहुत सालों से देख रहे हो, आपको कंज्यूमर का टेस्ट मालूम है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस मालूम है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, रिटेलर को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने ढंग से समझी है। तो आने वाले नेक्स्ट 5-10 सालों में कौन सी कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि अब ये इसकी डिमांड बढ़ेगी? मतलब चाहे वो हेल्दी स्नैक्स हो या प्रोटीन स्नैक्स हो या रेडी टू ईट फूड हो, कौन सी कैटेगरी में आपको लगता है कि जिसका डिमांड नेक्स्ट 5-10 सालों में अच्छा देखने को मिलेगा? देखो, अभी जो चल रहा है, ये चलता कब रहेगा? जब हम कंज्यूमर जो बदल रहा है उसको नस पकड़ के उसको साथ चलेंगे, तो ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे हम पहले नूडल्स नहीं बना रहे थे, जैसे हम पहले ये एक्सक्लूजन प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं वेस्टर्न की तरफ, जो टोर्नेडो है, पॉप रिंग है, जो ये हमारा चटाका पटाका है, तो ऐसी चीजें क्यों आई? कि ऐसी चीजें हमारे का डिमांड था, बाहर की कंपनी देती थी, इंडियन कोई कंपनी नहीं देती थी। तो वो कंपटीशन से सीखा ना हमने, थोड़ा कंपटीशन से सीखा, थोड़ा डीलर से सीखा, थोड़ा कंज्यूमर से सीखा। तो सारे जो हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, उसको, उसकी समझदारी, उसको हम पूछते हैं तो उसको क्या आखिरी निर्णय क्या लेना, वो निर्णय शक्ति हमारे में होनी चाहिए, डिसीजन शक्ति। एफएमसीजी में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, अगर आप लोकल ब्रांड हो और आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि आप
200 किलोमीटर के ऊपर रेडियस में जब आपको अपना प्रोडक्ट देना है, आज सपोज राजकोट से अहमदाबाद देना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो अहमदाबाद का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ से कम रेट में प्रोडक्ट दे देगा। आप अभी बोल रहे हो, हाँ, हम पहले राजकोट से मुंबई माल भेज रहे थे तो नुकसान जा रहा था, आज वलसाड़ से भेजने लगे तो प्रॉफिट हो गया। डिस्टेंस कम कर लिया। फिर राजकोट से हम मध्य प्रदेश में माल भेज रहे थे, फिर वह फैक्ट्री का डाल दी, पहले नुकसान हो रहा था, आज प्रॉफिट होने लगा। तो पहले नुकसान। फिर इंदौर से हम यूपी में माल भेज रहे थे, यूपी में फैक्ट्री डाल दी। आज हम बेंगलोर में माल भेज रहे हैं, थोड़ा नुकसान जा रहा है, कल हम बेंगलोर में डालेंगे। तो मतलब तो डालते तो हैं हम। स्ट्रेटेजी यही है कि पहले आप अगर गुजरात में फैक्ट्री है तो गुजरात से आप पहले महाराष्ट्र में माल भेजो, वहाँ अगर पब्लिक एक्सेप्ट कर ले, हाँ। उसके बाद वहाँ पे प्लांट डाल दो। यही तो मैंने बोला यहाँ, और यही तो बोला अगर कहीं एब्रॉड में कहीं सेल बढ़ेगा वहाँ फैक्ट्री डालेंगे। कितने टाइम तक देखते हो सर? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड नहीं, सेल होता है। कम से कम समझो एक एरिया में इतने टाइम में 1 करोड़ का सेल हुआ तो इतने टाइम में 5 करोड़ का सेल होगा, तो यहाँ फैक्ट्री डालेंगे। मतलब एक 3 से 5 महीने का, 6 महीने का जो भी एक टाइम देखकर उसमें क्या एग्जाम्पल के इतने टाइम में 1 करोड़ का सेल हुआ तो इतने टाइम में 5 करोड़ का होगा तो वहां डालेंगे। साफ क्लियर बात। हर जगह आपने इसी तरीके से डिसीजन लिया है? इतने टाइम में 1 करोड़ का होगा, हुआ है तो इतने टाइम में 5 करोड़ का होगा, तो वो समय देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ का सेल 10 साल में होगा तो वहां नहीं डालेंगे। कितना टाइम? 5 करोड़ का सेल 5 साल में होगा तो वहां डालेंगे। सो जब आप बालाजी को बिल्ड कर रहे थे, आप जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या फेस कर रहे थे उस टाइम पे आप? जब, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है, वो टाइम वो दौर अलग था, बट आज भी कोई नया ब्रांड है, सपोज कोई भी FMCG प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वो इस चीज़ को, इसको सुन के वो समझ सके कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और उसको कैसे सॉल्व किया। देखो, हम चैलेंज के साथ काम करना जानते हैं, चैलेंज आनी चाहिए। चैलेंज कोई नहीं आती तो हम लड़वाई खत्म हो जाती है, हमारी ताकत खत्म हो जाती है, लड़ना बंद हो जाता है। चैलेंज आनी चाहिए, चैलेंज आती रहेगी, उसको सोल्व करते रहेंगे। कोई हम ज्यादा सोचते ही नहीं, आने दो चैलेंज। एग्जाम्पल कोई भी एक ऐसी, देखो एग्जाम्पल, कोई भी एक स्टोरी। यहाँ से मुंबई में गए तो MNC की चैलेंज आई, हम लोकल किए तो लोकल की चैलेंज आई। इसके बाद कोरोना आया तो कोरोना में डबल सेल किया। तो जब MNC से आप बॉम्बे, जब आप मार्केट अपना बढ़ा रहे थे, बॉम्बे में आप लोग एक्सपैंड कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने कैसे फाइट किया MNC के साथ? उसके साथ हमने क्या किया कि 2-4 हमने प्रोडक्ट दी, एक्सट्रूजन लाए, हम वेस्टर्न प्रोडक्ट भी लाए कि ये वेस्टर्न सिटी है, चटाका पटाका डाए, पोपरिंग लाए, तो ऐसी एक्सट्रूजन प्रोडक्ट भी साथ में दिया। और हमने थोड़ा टेस्ट अलग दिया, वहाँ टोमेटो टेस्ट दिया। तो मेजर मतलब आप कह रहे हो कि टेस्ट और आपकी क्वालिटी पे पब्लिक ने एक्सेप्ट करा है वहाँ? हाँ। पहले पब्लिक के पास पहुंचाया कैसे सर? सबसे बड़ा टास्क वो है कि एक बार पब्लिक के पास पहले पहुंचाया, नहीं चलता था, थोड़ा नुकसान भी हुआ। क्यों नहीं चल रहा है? तो ये आपके पास पूरी प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं, तो समझ लिया एक प्रोडक्ट देते गए। रेंज नहीं है मतलब? हाँ, रेंज नहीं है। जो प्रोफेशनल सिटी को चाहिए वो चीज नहीं है, तो दिया वो हमने, तभी तो 65 प्रोडक्ट हो गई ना। पहले कहाँ 4 प्रोडक्ट से शुरू किया था। तो प्रोडक्ट मैंने बोला ना आपको कैसे बनाई, कहीं हमने डीलर को बताया, कहीं हरीफों ने बताया, कॉम्पिटिटर ने बताया। सर, ये क्वेश्चन मैं मोस्टली हर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से पूछता हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि हर बिजनेस के स्टेज पे, रेवेन्यू स्टेज पे गेम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। जब आप 1 से 10 करोड़ पे होते हो, 10 करोड़ से 100 करोड़ पे होते हो, 100 से 1000 पे आते हो और 1000 से 10,000 पे आते हो, तो आपके जो चैलेंजेस है वो अलग अलग होते जाते हैं और आपका गेम भी अलग होता है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सर। देखो हर को अलग अलग होता है, मैं तो मेरी बात बताता हाँ, हूँ। मैं आपकी पूछ रहा हूँ। मैं मेरी बात बताऊं, अब पहले मैं खुद परचेस करने जाता था, पागल की तरह काम कर रहा था। अब कारीगर नहीं आए तो भट्ठे पे बैठता था, हाँ, सारा तो खुद ही कर रिक्शा वाला नहीं आए तो बेचने जाता था, तो पागल की तरह काम करता था। फिर एक एक आदमी को जोड़ते गए, लेकिन लास्ट पहले क्या था, समझो करोड़ का सेल था, तो करोड़ का 20% सेल मतलब 20 लाख 20 लाख का सेल कर दो तो हो गया। आज समझो 7-8 हजार करोड़ का सेल है, 7,000 करोड़ का है। 7,500 करोड़ का सेल है। हाँ। तो उसका 20% कितना होगा, तो बड़ा हो जाता है। मिनिमल नहीं होगा, ये तो मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। क्यों कि पहले डीलर ढूंढना पड़ता था, अब डीलर पहले सप्लाई ढूंढना पड़ता था, पहले एम्प्लॉय अच्छा ढूंढना पड़ता था। आज सामने से आते सारे लोग, इजी हो गया। बट चैलेंजेस कहाँ पे फेस किए आपने? जब 1 से 10 पे थे या 100 से 1000 पे आ रहे थे, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ तब पे क्या सारे चीजें प्रॉब्लम होती थी, कई बार माल नहीं मिलता था। कौन सी स्टेज पे? देखो आलू कम खरीदते हैं, हाँ। तो पावर नहीं होता। आज आलू ज्यादा खरीदते हैं, सब लोग देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमारा लिस्ट में से नाम निकल जाएगा। सबको देना है माल, और क्योंकि पेमेंट इजी में फास्ट मिल जाता है। नहीं, एज अ इंडिविजुअल आपने चैलेंजेस कब फेस किए, कौन से स्टेज पे? नहीं, वो तो जैसे नीचे थे तब ज्यादा प्रॉब्लम था, नीचे थे। आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता गया। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो देखो सारे लोग संभाल रहे हैं, मेरे तक पहुंचता ही नहीं कोई प्रॉब्लम। तो टीम बड़ी ने आज सारी इतनी चीज बनाना, रोज का 6-7 करोड़ पैकेट बनाना इजी नहीं है। कितना पैकेट रोज बनता है, क्या प्रोडक्शन है सर अभी? 65 प्रोडक्ट है, हाँ। 3 टेस्ट है, 3 पैकिंग है, तो कितना हो गया। और 4 बड़ी फैक्ट्री है और 3 नई बन रही है। अच्छा, तो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे क्या बनती है, मतलब पर डे मतलब 1000 मेट्रिक टन आलू, 700-800 मेट्रिक टन अलग अलग दालें, आटा, तो कितनी चीजें बोलूँगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तो ये लोग संभालने लगे, क्यों कि विश्वास पात्र बालाजी हो गया, विश्वास पात्र ये जगह हो गया। आप एक छोटे से छोटे कंज्यूमर का एक वीडियो ले लेना, अंदर जाके क्या बता रहा है वो सेटिस्फाई होगा। एक छोटे से छोटा वर्कर, छोटे से छोटा सप्लायर, छोटे से छोटा मार्केटिंग करने वाला, बेचने वाला, वो विश्वास हो गया है। ये सबका विश्वास के कारण वो अपनी इच्छा शक्ति से काम कर रहा है, वो शक्ति हो गई उसकी। तो मैं एक राजा महाराजा बन गया। अब आप राजा महाराजा थोड़ा काम करता है, ऊपर से आप सिर्फ देख रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो। हाँ, गाइडेंस जब पूछने आएगा तब देता हूँ। अगर सबको ही पूछते हैं, एक छोटे से छोटा वर्कर आप अंदर जाके पूछिए, चंदू भाई के साथ जाएंगे, कोई रोक सकता है? आपको ये पूछना, आपका सुनने वाला कौन है? तो मेरा जवाब आएगा, देख लेना अंदर जाके। तो और आपके एरिया में एक डीलर के पास जाना, चंदू भाई का नंबर है तो क्या है? हर डीलर को जानते हो सर आप पूछो। कितने डीलर है अभी? 2500 के आसपास है डीलर। अभी 2500 ऑल ओवर इंडिया डीलर है। नया डीलर के पास नहीं होगा, जो राजस्थान में आप पूछेंगे तो होगा उसके पास नंबर होगा, नहीं होगा ये बात नहीं, लेकिन अगर जिसके पास नंबर है और आप पूछिए 3-4 साल में फोन कितना किया, तो एक भी नहीं। ये इसीलिए नहीं करना पड़ा कि उसके पास नंबर है। सर ये ही एक बहुत बड़ा गैप है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक फैमिली बिजनेस कंपनी, आज डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट ओनर से बात कर सकता है, डायरेक्ट एक कनेक्ट है। हाँ,
और लेकिन वो बात करता नहीं है, बात कुछ नहीं लोग। करता है, बट उसको अच्छा लगता है मानसिकता कि है। साइकोलॉजी मैंने बोला बिल्कुल मानसिकता मानसिकता है, होती बिल्कुल, है, हाँ। सारी जीवन की गेम मानसिकता है। हाँ सुखी होना है तो अभी सुखी है, हाँ सुख और सुखी होना है तो जिंदगी का अंत तक वो सुखी नहीं नहीं, होते। हाँ सारी वो चीजें मानसिकता है। साइकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। सो ऐसा आपके अकॉर्डिंगली, आपको आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि एक गैप, आपने सबसे बड़ा गैप क्या फाइंड आउट किया जो बड़ी कंपनीज है जैसे लेज हो गया या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो नहीं देख पाए? बड़ा तो ऐसे लग रहा है कि सारे लोग डरते हैं एमएनसी वाले, इससे बड़ा कौन सा होती चीज। पहले डराते थे, अब डरने लगे। हम तो डराते नहीं है। आप पे केस भी किया था ना, वो तो कुछ बात करना चाहोगे आप उसके नहीं नहीं, वो बारे तो करते रहेंगे। देखो केस किया था वो रंबल पे, में? हाँ रंबल पर, हाँ, तो हमने ऐसे ऐसे करके निकल गए, लड़ाई नहीं की। रंबल तो चल रही है। हाँ अलग पैकेजिंग में चल रही है, नहीं नहीं, वही पैकेजिंग में वही चल रही packaging में है। चल रही है, ओके। थोड़ा चेंज कर दिया, किसी को पता ही नहीं चले, लेकिन वो लीगली नहीं कर सकते कोई। हाँ लीगली नहीं। रंबल तो उल्टा कॉम्पिटिटर ने बढ़ा दी। आज नेगेटिव में पब्लिसिटी ज्यादा हो जाती है। सर एक तरफ केस किया और एक तरफ इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं तो आया था कि 2009 में लेस की, पेप्सिको की टीम, हल्दीराम्स की टीम बालाजी के मैनेजमेंट को विजिट किया और आप लोगों की प्रोडक्शन कैसे होता है ये सारी चीज़ें उनने समझने के आए थे। आए थे ना? तो एक तरफ तो केस किया, उसके बाद आपका ही प्रोडक्शन नहीं समझने भी आया। देखो, वो हमने तो नहीं किया। अगर सांप काटता है, बिच्छू काटता है तो मारना चाहिए, कोई बचाना चाहिए। उसको इंसान बोलते हैं। बचाने वाले को इंसान बोलते हैं। हाँ, तो हम इंसान है। देखो, हम हरीफ कंपनी को भी माल बना दिया है। सबसे बड़ी हरीफ कंपनी हमारी हल्दीराम, उसको माल बना दिया। हरीफ मतलब कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर। हाँ। तो उसको माल बना देंगे तो कॉम्पिटिटर हो गए। अच्छा, कॉम्पिटिटर हो गए तो हम राम बनेंगे। कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? रावण बन जाएंगे। तो हमको क्या बनना है? राम बनना है। हाँ, राम का राज चलता है। हल्दीराम्स का बनाते हो आप लोग? नहीं, जब उसकी फैक्ट्री फायर हो ओके, गई, ओके, ओके। तब बना दिया। बाकी हम किसी को नहीं बना देंगे। सिर्फ ओनली बालाजी का ही हम कितना भी रेट देंगे, किसी का जॉब वर्क करते ही नहीं है। नहीं कर। बैठे रहेंगे। कुछ उसूल होता है, लेकिन देखो कहीं इंसानियत में उसूल नहीं होगा। सर बालाजी ने मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में क्या क्रैक किया जो लार्ज कंपनी नहीं देख पाई? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लेज भी आपका देखने आई, मैनेजमेंट सिस्टम, हल्दीराम्स भी आए, तो वो आप लोगों ने ऐसा क्या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्रैक करा? देखो, एमएनसी के पास इंडियन प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। इंडियन अच्छी कंपनी के पास वेस्टर्न प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, प्रोसेस में, हाँ, प्रोडक्शन। वही तो बात है ना। हाँ। मशीनरी में फर्क होगा, उसकी प्रोसेस में फर्क होगा। हम इतने साल से चिप्स बना रहे हैं। थोड़ा हमारा इंडियन टेस्ट भी है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, दोनों चीजें हैं। आप खाइए दोनों चिप्स। आप पैकेट हटा के आप किसी को बोलिए एक में पैकेट हटा दीजिए पहले, फिर आप रखिए और खाइए। फिर आप बालाजी का बोलेंगे टेस्ट। हमारी थोड़ी एक देसी की तरफ टच है, एक वो फील, करकराहट होगी। हाँ क्रंची है, क्रंची होगी, ओली थोड़ी सॉफ्ट होगी। थोड़ी हमारी ऑयल कम होगा। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू लेज और कोई भी। हाँ, कोई भी देख लेना। काफ़ी सालों से एक डिस्कशन चल रहा था सर कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी पीई फर्म्स आ रही है। इनफैक्ट पेप्सी को भी इन्वेस्ट स्टेक खरीदना चाहता था लेस का, बट उस टाइम फैमिली अग्रेसिवली स्टेक सेल नहीं करना चाहती थी। बट अभी रिसेंटली आपने शायद जनरल अटलांटिक को स्टेक दिया 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। एक तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ रहा था, एमएनसी जैसा, वो बोलते हैं हम 51% परचेस करेंगे पहले, ओके, बाद में थोड़ा थोड़ा। और ये प्राइवेट इक्विटी वाला बोलता था कि हम 25% खरीदेंगे। ओके। तो मेरी इच्छा तो किसी को नहीं देनी थी। लेकिन हमारी न्यू जनरेशन की इच्छा थी, समझ गई कि प्रोफेशनल्स आ जाए। हाँ, तो
देखो, इच्छा एक फैमिली होती है, सबका माइंड, सबका विचार अलग होता है, अलग होता है। लेकिन फैमिली इसको बोलते हैं कि निर्णय में एक होना चाहिए। तो मेरा विचार पहले भी ये था, आज भी ये है कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन का विचार ये था बेचना है। तो ये कंपनी लंबे टाइम तक मेरे को चलाना है कि नेक्स्ट जनरेशन को? तो नेक्स्ट जनरेशन को चलाना है ना, तो उसने बेच दिया। तो फिर कितना परसेंट दिया हुआ स्टेक अभी? हमने जिसको मैंडेट दिया था उसको मैंने बोला, हम अच्छा है, बुरा है या ज्यादा रेट वाला है, ज्यादा रेट वाला पास नहीं जाएंगे हम। अगर बुरा है और कम स्टेक वाला है तो उसके साथ जाएंगे। हमारे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, हमारे लिए ज्यादा स्टेक बेचना बुरा है। तो मेरी भी हो गई, हमारे बच्चों की भी हो गई। तो स्टेक तो कितना? 7% बेचा हमने 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। हाँ, यस सर। तो हमने वैल्यू नहीं लगाई है। आप डीके सुराना हमारा मैंडेट दिया था, उसको पूछो कि हमको 5, 25 करोड़, 100 करोड़, 200, 200 करोड़ हमारी वैल्यू बढ़ा दो, ये कम है। हमने नहीं, उसने जो दी, पर मैं ये चीज हमने 1 करोड़ भी नहीं बढ़ाया। मैं यही चीज समझना चाह रहा हूँ सर। जब ग्लोबल फर्म बिजनेस इवेल्युएट करती है तो उन्होंने बालाजी में ऐसा क्या देखा जो हमारे इंडियन मार्केट फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाया? क्योंकि आज के 4-5 साल पहले बालाजी की वैल्यूएशन 4-5 हजार करोड़ बोलते थे। उसने देखा क्या? मैं वही 5 साल पहले क्या थी, 10 साल पहले की थी। 6 महीना उसका 3 टीम आई, अकाउंट एक पन्ना देखा, कितना टैक्स भरा है वो देखा, वो देख के निर्णय लिया। चंदू भाई को देख के निर्णय नहीं लिया इसने कि चंदू भाई अच्छे आदमी हैं। ये बायोडेटा देखा इसने, मेरे से एक बात भी नहीं की इसने। तो ये बायोडेटा बनाया है, उसके आधार पे वैल्यू मिलती है। हमने 2-5 करोड़ भी नहीं बढ़ाया है कि तुम इतना बढ़ा दो। तो वो वैल्यू नेचुरल है। तो जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर आता है सर, उनकी क्या एक्सपर्टीज होती है? उसको कम से कम 25% वैल्यू मिलनी चाहिए पैसों की। ओके। ये टारगेट है। और कहीं गंवाते भी है, इसे टारगेट बड़ा रखते हैं। और हमारा टारगेट ये था कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पी पार्टनर आएगा, तो अकाउंट अच्छा हो जाएगा, हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाएगा, थोड़ा कुछ हेल्प करेगी। आईपीओ में उसकी पहुंच बड़ी है, कहीं इंडिया से बाहर हमको जाना है तो हेल्प करेगा। इसलिए हम उसके साथ जुड़ गए। आईपीओ का प्लान है? हाँ, क्योंकि वो एग्जिट कहाँ से करेगा? आईपीओ से ही करेगा। आईपीओ से ही करेगा। 2026 या 27? 2-3 साल होगा। वो तो वो करेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है, वही करेंगे। समझ गए? सर, आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आपका जो फैमिली बिजनेस है एक जॉइंट फैमिली ग्रुप है, 2nd 3rd जनरेशन्स भी आ रही है। तो एक जब फैमिली बिजनेस होता है उसमें आपके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो जनरेशन है वो कहाँ गलती, क्या मिस्टेक करती है आपके एक्सपीरियंस से? देखो, गलतियां तो करेंगे, उसको काम करने वाला बोलते हैं। काम करेगा तो गलती करेगा, वो करेंगे नहीं तो गलतियां कहाँ से होएगी नहीं। सही बात है। और गलतियां तभी होती है स्पीडली निर्णय, जो शक्ति से ज्यादा स्पीड से चलाओगे, स्थिति के मुताबिक स्पीड रखो, तो कोई गलती नहीं होगी। और गलती स्वीकारेंगे तो उसको गलती नहीं मानते हैं। तो ऐसा वातावरण है हमारे फैमिली में कि वो स्वीकारते हैं। ओके। और अभी तक हमारे फैमिली में से कोई ये बिजनेस के छोड़ के कोई अलग करना है, दूसरे डाइवर्जन नहीं है। तो उसका फोकस है, उसका मन है। मैंने तो पहले से ही बोला है, आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करना है तो करो, ये फैमिली के लिए करो, फैमिली के लिए करो। हाँ।
तुम्हारे लिए कुछ मत करो, तुम फैमिली में जन्मे हो, फैमिली के लिए जन्मे हो, सिर्फ मेरा मेरा मत करो, अपना अपना करो, उसमें रामायण होती है। बाकी मेरा महाभारत मेरा होती है। करो, महाभारत होता होती है। है। सारे लोग मर जाते हैं। बिल्कुल मर जाते तो हमने वातावरण बनाया है, अभी तक है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रथम फैमिली है, हैं। फैमिली फर्स्ट, नंबर 2 बिजनेस है। फैमिली फर्स्ट, सेकंड बिजनेस। फैमिली के बेस पे हमने मानव शक्ति बिल्डिंग बनाया है। अगर फैमिली को जॉइंट नहीं रख सकेंगे तो आम धर्म वालों को नहीं जोड़ सकते। हम सभी धर्म को जोड़ा हमने। बट सर ऐसे जब आपका बिजनेस बहुत स्पीडली ग्रो हो रहा होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कभी कभार रिलेशन में भी चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप भी मैनेज करने में भी उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा होता है? होगा, देखो उसको तो फैमिली बोलते हैं, लेकिन आखिरी में हमारा कर्म बोलता है, हमारे पूर्वजों का पुण्य बोलता है। और एग्जाम्पल भी होता है कि जो निकल गया तो उसके हालत क्या हो गई। सही बात। हाँ, निकलना, देखो एक आदमी नंबर 1 है, उसके साथ 3 या 4 जीरो जोड़ दो, 1000 हो जाते हैं। 1000 हो जाता है, 10,000 हो जाते हैं। 10,000 हो जाते हैं। तो 10,000 बनना है कि नंबर 1 बनना है? 10,000 में ज्यादा समझदारी है। हाँ, समझदारी है। एक आदमी फैमिली जॉइंट है तो नहीं चलने वाला भी चलता रहता है। उसको बोलते 0 और 1 जोड़ दो तो सबकी कीमत हो गई। सर यही एक डिफरेंस है एक फैमिली बिजनेस में, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है, और एक इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और तभी फैमिलीज काफ़ी अच्छा ग्रो करती है जब सारी साथ में होती है तब। मेरे दादाजी ऐसे बोलते थे, खुद कमाएगा पेट भरेगा। जब सारे लोग कमाएंगे तब एक पहचान होगी। एक झाड़ू छूट जाता है तो कचरा बन जाता है, कचरा बंधा हुआ है तो कचरा साफ करता कचरा है। साफ करता है। वाह, तो क्या एक example है बंधी सर। हुई ताकत है, वो समझ के चलो। वो कोई एक आदमी समझेगा मैं समथिंग हूं, तो तब से वो प्रॉब्लम तब चालू हो जाएगी। शुरू होता है। तो वो हम वातावरण हम खुद ही ऐसा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। सारी चीजें मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए ये चीज है, मेरी एक अलग चीज है, मैंने ये किया है तो मैं ये करूंगा। मैंने कुछ किया ही नहीं है, सबने किया है। सबने, मैंने एक ही काम किया, जोड़ने का काम किया, इसलिए मैंने सब कुछ किया। मैंने किया काम जोड़ने का, तो वो सबसे बड़ा काम तुमने कर दिया, तो वो तुमने किया है। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सब कुछ किया। सबको एक करके रखने का काम आपने किया। हाँ, तो सब कुछ हो गया। मैं मानूंगा सब कुछ मैंने किया। एक जगह कहीं मैं देख रहा था सर, आपने कहा कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। सही है। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा? बुद्धि भटकती है, पैशन आगे बढ़ जाती है। बुद्धि भटक जाती है, पैशन स्थिर वाली बुद्धि, स्थिरता वाली, उसको बोलते संस्कार, पूर्वजों की नींव, रूट्स हाँ। पकड़ के रखो, उसको बोलते हैं बुद्धिमान नहीं, लेकिन पैशन, संस्कार ही बोलते हैं। हाँ, बुद्धि और संस्कार मिल जाए तो सारी दुनिया जुड़ जाती है। ऐसे कम लोग होते हैं, कम लोग होते हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा बुद्धि मान ही तकलीफ है। अभी क्योंकि जो ज़्यादा- झगड़ा हो रहा है क्यों देशों का, कि मैं बुद्धिमान हूं, ईगो है ना। ईगो है। ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हो तो ज़्यादा सोचते हो, हाँ। ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें नहीं होती है उसके बारे में भी सोच लेते हो। हम But ज्यादा negative- सोचते ही नहीं है, एक ही सोचते हैं कैसे फैमिली बना रहे। और ये देखो, सोचना नहीं पड़ता, ये वातावरण बनाना पड़ता है। ये फैमिली का एटमॉस्फेयर सोच होती है, रियलिटी रियलिटी रखो। सर।
ऑनेस्टली आज की कन्वर्सेशन सिर्फ वेफर्स या एफएमसीजी के बारे में नहीं थी। मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन एक इंडियन बिजनेस बिल्डिंग के बारे में है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर ट्रस्ट, कंज्यूमर साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन के बारे में ये कन्वर्सेशन है। बालाजी वेफर्स जैसे फैमिली बिजनेस एक रिमाइंड कराते हैं कि इंडिया अभी भी ग्राउंड पे जीता है। यस। आज बहुत सारे यंग फाउंडर्स है, फैमिली बिजनेस ओनर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है जो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई ब्रांड बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई स्केल करने में स्ट्रगल कर रहा है। कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं। तो एंडिंग में एक आपकी एडवाइस उन सब के लिए क्या होगी? एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपके एक्सपीरियंस ने आपको दी है और उसी से आज आप यहाँ पहुँचे हो 90 रुपए की सैलरी से 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। मैं ये बोलूँगा आज की जनरेशन को कि हम इंसान बने हैं। 84 लाख जीवों में से सुखी व सुखी जीव हैं हम। तो हमको कुछ करके जाना है, कुछ ईश्वर को बता देना है कि हम इतने साल जी के मरने के बाद जिंदा रहेंगे। तो उसके लिए आप समय को रिस्पेक्ट दीजिए, समय आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपकी एक बड़ी पहचान कैसे होगी? आपकी एक इंसान है वो, लेकिन इंसान की तरह पहचाना जाएगा। ऐसा काम करो तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन हम हमारे देश के लिए कुछ किया है, हमारे लिए कुछ किया है, उसको हम याद करते हैं। ऐसा इंसान भगवान ने हमको बनाया है, तो हम कुछ करके जाएंगे। आज की जनरेशन बहुत यंग है, आज का हमारा देश इतना बड़ा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इतनी नई नई चीज़ें आ रही है जो हम यंग एक्सपीरियंस वाले नहीं समझते हैं। आज की इतनी नई चीज़ आ रही है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पैशन से काम कीजिए। कर्म ही धर्म मान के आगे बढ़िए। अपेक्षा कम रखिए, करने का जज्बा ज़्यादा रखिए। मैं करके रहूँगा, पैर मार के पानी निकाल दूंगा ये धरती से, ये मानसिकता रखिए। बहुत बड़ी शक्ति इंसान बोलते हैं। आपके आप में सभी लोगों में कुछ न कुछ शक्ति पड़ी है, उसको जागरूक कीजिए। ये समय बर्बाद मत कीजिए, समय का यूज कीजिए। थैंक यू, आभार।